अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश में हालात हो रहे हैं मुस्तहकम। मोहम्मद यूनुस ने नई अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर उठाया हलफ। इसराइल की हर धर्मी बरकरार। मस्जिद अक्सा के इमाम अकरमा सबरी पर मजीद 6 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। हमास के नए चीफ याहिया सिनवार को भी कर देंगे कत्ल। इसराइल ने दी धमकी, कहा बख्शेंगे नहीं। वक्फ बिल पर मौलाना अरशद मदनी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा हर नुकसान बर्दाश्त कर सकता है मुसलमान, लेकिन शरीयत में मदाखलत हरगिज नहीं। वक्फ जमीन पर कब्जे को आसान बनाने के लिए लाया गया है ये बिल। वक्फ बिल पर पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा वाज़ेह हो गया कि मोदी सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। इस बिल के जरिए मोदी सरकार मुल्क को तोड़ने का कर रही है काम। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप लीडर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी मशरूत जमानत। पासपोर्ट करना होगा सरेंडर और हर पीर को आईओ को करना होगा रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न। और पेश खबरों की तफसील। जापान में 7.1 यानी 7.1 शिद्दत के शदीद ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जापान के मगरबी हिस्से में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। हुकाम की जानिब से क्यूशो और शिकोको के वेस्ट जज़ायर 1 मिनट तक बुलंद लहरों की वार्निंग वहां पर जारी की गई। जापानी मीडिया का बताना है कि सुनामी की वार्निंग का दायरा कार कागोशिमा और एहायम तक बढ़ा दिया गया। ज़लज़ले से अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। हुकाम ने लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत ने हलफ उठा लिया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका में बंगा भवन के दरबार हॉल में चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में नई अबूरी हुकूमत से हलफ लिया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के 16 में 13 अरकान ने हलफ उठाया और बकिया 3 अरकान बुद्धन रंजन रॉय, फारूक आजम और सुप्रदीप चकमा ने ढाका से बाहर होने की वजह से हलफ नहीं उठाया। अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर की हैसियत से 84 साल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पहले हलफ उठाया और डॉक्यूमेंट पर साइन किए। इसके बाद सदर ने मुशावरती कौंसिल के 13 अरकान से हलफ लिया और उन्होंने भी साइन किए, जहां कैबिनेट सेक्रेटरी महबूब हुसैन ने हलफ बर्दारी तकरीब का इंतजाम किया था। ईरान ने कहा है कि तेहरान में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया का कत्ल एक स्ट्रैटेजिक गलती थी जो इसराइल को बहुत महंगी पड़ेगी। ईरान के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अली बाक़री कनी ने कहा है कि तेहरान में हानिया के कत्ल की इसराइल को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
ईरानियन मिनिस्टर ने इसराइल पर इल्ज़ाम भी लगाया कि वो गजा से कशीदगी, जंग और बहरान को बाकी खित्ते में एक्सपोर्ट करना चाहता है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वो अपने मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने के काबिल ही नहीं है। इसराइल ने इमाम अकरमा सबरी पर मस्जिद अक्सा में मजीद 6 महीनों के लिए पाबंदी आयद कर दी है। उनके वकील ने अल जजीरा को बताया कि इसराइल ने मस्जिद अक्सा के खतीब अकरमा सबरी पर पाबंदी को बढ़ाते हुए इसे मस्जिद और इसके सहनों तक रसाई में मजीद 6 माह की तौसी कर दी है। सबरी को 2 अगस्त को इसराइली इल्ज़ाम दहशतगर्दी पर उकसाने के शुबे में हिरासत में लिया गया था, जब उन्होंने मस्जिद में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल पर शोक मनाया था। इसराइल की फोर्सेज ने गजा की पट्टी में 2 स्कूलों और मुख्तलिफ मकामात में फिजाई कार्रवाई के दौरान 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी वजारत सेहत के अहदेदारों ने बताया है कि इसराइल की फौज ने गजा भर में एयर स्ट्राइक करते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अहदेदारों ने यह भी बताया कि इसराइल ने फिजाई कार्रवाई में वस्ती गजा के अल-बोरेज कैंप में घरों पर बमबारी की। इस बमबारी के नतीजे में 15 अफराद शहीद हो गए। उधर इसराइल ने हमास के पॉलिट ब्यूरो के नए चीफ याहिया सिनवार को भी कत्ल करने का ऐलान किया है। इसराइल की तरफ से यह ऐलान याहिया सिनवार के हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह बनने के अगले रोज ऐसे वक्त पर किया गया जब गजा में इसराइल का जंग मुसल्लत करने का 11वां महीना शुरू हुआ है। इसराइल का यह ऐलान इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि इसराइल इससे पहले भी मुख्तलिफ मुल्कों में अपने से दुश्मनी रखने वाले, ख़ास तौर पर अरब और फ़लस्तीनी आइडेंटिटी रखने वाले लीडर्स को इसी तरह अपनी खुफिया एजेंसियों के ज़रिए कत्ल करवा चुका है। इसराइल ने कहा है कि हमास के नए चीफ को बख्शेंगे नहीं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने पार्लियामेंट में पेश वक्फ बोर्ड के नए तरमीम शुदा बिल पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान हर नुकसान बर्दाश्त कर सकता है लेकिन शरीयत में मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इन तरामीम के ज़रिए हुकूमत वक्फ की जायदादों की हैसियत और नोयत को बदल देना चाहती है ताकि उन पर कब्जा करना आसान हो जाए। मजमूई तौर पर नई अमेंडमेंट्स की मंजूरी होने पर एक कलेक्टर राज वजूद में आएगा और ये फैसला करना कि कौन सी जायदाद वक्फ है और कौन सी वक्फ नहीं है, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा बल्कि मिल्कियत के सिलसिले में कलेक्टर का फैसला आखिरी होगा। उन्होंने कहा कि पहले ये इख्तियारात वक्फ ट्रिब्यूनल को था। वक्फ एक्ट में की जाने वाली मुजवज़ा तरामीम आईन हिंद से हासिल मजहबी आज़ादी के भी खिलाफ है। मोदी सरकार के वक्फ बिल पर लोकसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद मुखालफत कर दी। उन्होंने इस बिल पर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए कहा कि इससे मोदी हुकूमत ने यह ज़ाहिर कर दिया है कि वो मुसलमानों की दुश्मन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार इस बिल के ज़रिए मुल्क को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रही है। Another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrage. Why is arbitrage? Sir, existing law protects the status of registered waqf properties. We have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principal rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listens, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who is going to sit in the tribunal? A retired government judge
and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूँ। सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states that joint secretary audit tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid, and waqf properties, sir. Take this example of 107. You've made it more difficult. To be removed, encroachment happen. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, government बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी। पार्लियामेंट के ऐवान में गुज़िश्ता कई दिनों से वक्फ बोर्ड तरमीम को लेकर हंगामा मचा हुआ है, मगर अब एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान मौजूए बहस है। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कुछ ऐसा कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह भी नाराज हो गए। अखिलेश यादव ने स्पीकर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि बीजेपी अपनी मायूसी, हार और चंद कट्टरवादियों के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इतना कहने के बाद उन्होंने स्पीकर से कहा कि आपके भी हक छीने जा रहे हैं, जिस पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने उठकर शदीद मुखालफत की और अपनी शदीद नाराजगी जाहिर की। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य NK प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप ज़िला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर।
आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने राज्यसभा में मोदी सरकार पर मुद्दातिद कंपनियों के कर्ज माफ करने का दावा किया है। उन्होंने इस ज़िमन में चंद कंपनियों के नाम भी गिनवाए हैं। वो कौन लोग हैं मान्यवर, और कितना कर्जा माफ किया, कितना हेयर कट किया, आज पूरे देश को आपके माध्यम से पता होना चाहिए। मैं उन कंपनियों का नाम पढ़ के और अपनी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मान्यवर, एक कंपनी है आधुनिक मेटालिक लिमिटेड, इसके ऊपर कर्जा बकाया था 5,371 करोड़ रुपए। इस कंपनी ने कर्जा चुकाया 410 करोड़ रुपए, 4,961 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। एक कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 29,524 करोड़ रुपए इसका बाकी था, 5,000 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 24,472 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ किया गया। एक कंपनी है एमटेक ऑटो लिमिटेड, 12,641 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 2,615 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 10,000 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, 6,567 करोड़ रुपए इस कंपनी का बाकी था। ऑथेंटिकेट करेंगे ऑथेंटिकेट करेंगे ना सर हाँ, तो ऑथेंटिकेट कर देना। हाँ, कंटिन्यू। मैं ऑथेंटिकेट ज्यादा लंबा नहीं सर, पहले कंप्लीट करिए। ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का है जवाब, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का। सर कंटिन्यू। सर, एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, 6,567 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 1,538 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 5,029 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। भूषण एनर्जी लिमिटेड, 2,780 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 730 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 2,000 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, 47,158 करोड़ रुपए बाकी था, 19,350 करोड़ रुपए जमा किया, 27,808 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। भूषण स्टील लिमिटेड, 56,022 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 35,571 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 20,451 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। आज पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक मर्तबा रूसी फौज में हिंदुस्तानियों की गैर कानूनी भर्ती का मुद्दा उठाया। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से सवाल किया कि इस मामले में हुकूमत हिंद का क्या मौक़िफ़ है और वो इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रही है। इस पर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जवाब भी दिया है। Asauddin Owaisi. Thank you, sir. Sir, will the Honorable Minister be kind enough to answer my specific question? He has accepted that there are 69 Indians who are stuck in Russia. Will the Indian Embassy in Russia ensure that these boys who are stuck at Russia-Ukraine border, will you facilitate them and bring them to Moscow? And 8 have died. 2 boys' dead bodies from Punjab and Haryana, the DNA have been done. These bodies have not been returned. One Kashmiri boy, Zahoor, no one knows about his whereabouts. And as he knows that one Baba Vlogs in Dubai, Faisal Khan in Russia, Moin, Ramesh and Pushpreet, these are the main criminals sitting in Russia and one in Dubai, who are misguiding our youth. Will the government first cancel their passports, issue an LOC? And third, if the Russian government is not taking us serious, if the Russian government is not taking us serious, will this government not purchase any Russian oil? Will they stop these Indian refiners from buying discounted oil from Russia? Sir, I will give a set of very specific answers to the very specific questions of the Honourable Member. There are, as I said, sir, 8 Indian nationals who unfortunately died while in service with the Russian armed forces. 4 of them, their mortal remains have been sent to India with the payment made by the Indian Community Welfare Fund. In one case from Haryana, the Russian Foreign Ministry has informed us about his death. They have sought a DNA test report to identify him. This has been sent to the Russian side. We are following up.
In one case relating to a person from Gujarat, the family wants cremation in Russia. The necessary authorization from the family has been obtained. It has been sent to the Russian side. In a case from Punjab, the Russian side has requested for DNA sample. That DNA sample is being provided. And finally, in the case of from Uttar Pradesh, sir, the 8th case, the family has sent their wishes that the mortal remains should be brought back. We expect that it will be brought back. Regarding the people who are involved in the trafficking, sir, we will have to go by what the CBI inquiry has told us, because that is evidence, that is what is legally permissible. We have 19 people, including, sir, some of the names that the Honourable member had referred to. In each case, the inquiries are going on. In many cases, the prosecution is going on. So I can assure the Honourable member through you, sir, that we take this very, very seriously. His last point, what is the status of discussions between us and the Russian government? I think it would be fair to say that after the Prime Minister himself has taken up the matter with the Russian President, and the Russian President has himself given an assurance, we should not jump the gun and say the Russians are not serious on this matter. I think it is important to hold the Russian government to their word. It is for us most important. We are not here to score points or to enter into debates. We are here to get back those 69 people, because Indian citizens should not be serving in the army of foreign country. दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 17 महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अक्टूबर 2023 में इस केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर सिसोदिया के मामले में 6-8 महीने में ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो जमानत पर गौर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जमानत देते हुए कई शर्तें रखी हैं, जिनमें पासपोर्ट सरेंडर करना, हर पीर को आईओ को रिपोर्ट करना और गवाह को मुतासिर नहीं करना शामिल है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए इस मुकाबले का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जबकि अपने बेस्ट थ्रो के जरिए इस सीजन में नीरज चोपड़ा ने जुमेरात की रात सिल्वर मेडल हासिल किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो का ये फाइनल मैच काफी दिलचस्प साबित हुआ। इस दरमियान नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल जीता है और उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिला, ताहम मुल्क भर की नेक ख्वाहिशात नीरज चोपड़ा के साथ की जा रही हैं। वहीं जब मीडिया ने नीरज की वालिदा से सवाल किया कि गोल्ड मेडल आपके बेटे को नहीं मिला, तो उन्होंने इंतहाई भाईचारे वाला जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम को गोल्ड मिला है, वो भी मेरे बेटे जैसा है। नीरज की वालिदा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करने लगी। लोगों ने कहा कि आपने सबका दिल जीत लिया है। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बांग्लादेश में हालात हो रहे हैं मुस्तहकम। मोहम्मद यूनुस ने नई अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर उठाया हलफ। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। मस्जिद अक्सा के इमाम अकरमा सबरी पर मजीद 6 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। हमास के नए चीफ याहिया सिनवार को भी कर देंगे कत्ल। इसराइल ने दी धमकी, कहा बख्शेंगे नहीं। वक्फ बिल पर मौलाना अरशद मदनी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा हर नुकसान बर्दाश्त कर सकता है मुसलमान, लेकिन शरीयत में मदाखलत हरगिज नहीं। वक्फ जमीन पर कब्जे को आसान बनाने के लिए लाया गया है ये बिल। वक्फ बिल पर पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा वाज़ेह हो गया कि मोदी सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। इस बिल के जरिए मोदी सरकार मुल्क को तोड़ने का कर रही है काम।
और दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप लीडर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी मशरूत जमानत। पासपोर्ट करना होगा सरेंडर और हर पीर को आईओ को करना होगा रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।